मस्जिद इस्लाम आबाद में आपको कहते हैं और हमारे जो मुस्तकबिल पर क्लाइमेट के काले बादल मंडला रहे हैं। अभी 2010 से ही की बात है कि जब एक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया और 2010 यानी आज से 14 साल पहले जो सैलाब आया था उससे फ्लड ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया, यानी 100 साल में कभी इतना बदतरीन सैलाब नहीं आया जो 2010 में आया था और उसके असरात हमने देख लिए थे पूरे मुल्क भर में। उसके बाद अभी 3 ही साल कबल पहले की बात है कि एक बदतरीन सैलाब आया लोअर इंडस में, जहां पर अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1/3 पाकिस्तान जो था वो सैलाब के नीचे चला गया। 3 करोड़ 23 लाख अफराद मुतासिर हुए। और इस साल भी इतनी ही बड़ी मुसीबत या कुदरती आफत आई। अब क्लाउड जो है ब्रस्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, मगर सवाल यहाँ पर ये है कि हमने इस सारी चीजों से क्या सीखा? 14 सालों में, 10 सालों में, या जब ये सैलाब आते हैं इनकी पेशन गोइयां कई सालों कबल कर दी जाती, कई अरसे कबल कर दी जाती हैं। हमने क्या किया है? हमने खुद को, कौम को, हुकूमत को कितना तैयार किया है? तैयार किए हैं तो कई इदारों की एक लंबी कतार, एनडीएमए, पीडीएमए, डीडीएमए और ना जाने कौन कौन से इदारे कि जो डोनर के माल से चलते हैं। और वो डोनर पाकिस्तान में रिसर्च करता है, क्लाइमेट पर रिसर्च करता है, लोगों की बदहाली पर रिसर्च करता है और पैसा देता है। जब तक माल आता रहता है, जब तक ये इदारे चलते रहते हैं। मगर जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो इन इदारों की कारकर्दगी तकरीबन 0 के करीब पाई गई है। हमने क्या ये सीखा है? क्या हम हमेशा जो है वो किसी बड़े हादसे के इंतजार में क्यों रहते हैं? बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसाल मिल रही है हमें कि जो तारीख में हमेशा बद से बदतर ही होता जा रहा है। और एक हादसा, दूसरा हादसा, तीसरा हादसा, अब ये है कि खानदान के खानदान उजड़ गए हैं। मगर हुकूमतें हैं कि बस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इमदाद की मद में चंद ट्रक, चंद विजिट, कुछ बयानात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस वक्त हुआ है यहाँ पर ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा सैलाब की जद में आया और सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उसे एक वो सूबा है, वहां के वजीर आला क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। It's a short brown and like with puffy black. कल वज़ीर साहब की कॉल भी आई है और तकरीबन तमाम सूबों के जो चीफ मिनिस्टर उनकी कॉल आई है और यकजहती का उन्होंने इजहार किया है लोगों के साथ भी और हमारे सूबे के साथ भी। तो एनडीएमए से हम रब्ते में हैं और इंशाल्लाह उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए वो हमारे साथ मदद करेंगे। तो हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, शुक्र है वसाइल हमारे पास हैं। सुबह पाँव पे खड़ा है कि हम इंशाल्लाह अपने लोगों को, हमें अगर पाकिस्तान का हम हिस्सा है, अगर हमारा हक भी है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से और एनडीएमए के हवाले से हमारे लोगों को फैसिलिटेट करें। और मेरा लोगों से वादा है कि इंशाल्लाह 100% जिसका इतना नुकसान हुआ है, आज से पहले कभी भी 100% किसी ने भी लोगों को कम्पनसेट नहीं किया, क्योंकि जो नुकसान होता है उसका बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन इंशाल्लाह हम 100% इंशाल्लाह कम्पनसेशन देंगे लोगों को। हम 100% कम्पनसेशन देंगे लोगों को और एक जितना हमें किसी की जो है वो जरूरत नहीं है, हमें किसी की इमदाद या किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये थे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान केपीके गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है फराज मुगल साहब ने और सीनियर सहाफी हैं शहीद दादा साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फराज मुगल साहब।
آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سن لی ہے، اور اس میں جس طرح ہم روز ان کا ایک کنٹروورشل بیان سنتے ہیں، اور اس موقع پر چلے ویسے تو کنٹروورشل ہو کوئی بات نہیں، پالیٹکس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے پہ بات بھی کی جاتی ہے، مگر اس موقع پر کہ جب خیبر پختونخوا کے لوگ اتنے تکلیف میں ہیں، بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، اس وقت اس طرح کی بات کرنا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ فراز مغل صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فراز مغل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کوشچن ریپیٹ کریں. اصل میں یہاں پر ثوابی میں ہوں تو یہاں پر سگنل ضرور علاقے. اچھا فراز مغل صاحب، ابھی جیسے ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک بات سنوائی تھی، انہوں نے وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، صوبے کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اکیلے ساری سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اس موقع پہ کہ جب صوبہ اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، وہاں کے لوگ اتنے تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس طرح کا بیان دینا کہ ہمیں کسی کی مدد نہیں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم لوگوں کو 100% کمپنسیٹ کریں گے، ہم لوگ ساری سچویشن کو اکیلے ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس طرح کی بیان دینا؟ جی دیکھا جائے تو آج چوتھا روز ہے سیلابی صورتحال کا پورے خیبر پختونخوا میں، اور میں خود اس وقت اس جدود علاقے میں موجود ہوں جہاں پر صبح کراؤڈ برسٹ ہوا ہے اور تقریباً 28 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں ابھی تک لاپتہ بھی ہیں. 7 لوگوں کو ہم نے ریکور بھی کر لیا. میں اسی علاقے میں موجود ہوں. لیکن 4 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی امداد آئی نہیں ہے، اور ہمیں مشورہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ مل رہا ہے کہ ہم راشن لائیں گے. کیا خیبر پختونخوا کی عوام اتنی بھوکی ہے کہ ان کا راشن لے گی؟ کیا ہم اتنے بھکاری ہیں کہ ہم ان کا راشن لیں گے؟ جب مشکل حالات میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو بعد میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر ہم قائم اور دائم ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں جو ہم اپنے عوام کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنے عوام کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر عوامی حکومت ہے، عوامی وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ کا کام عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. ان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر انشاءاللہ لگائیں گے. مغل صاحب، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی کئی بار آج بھی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لیے ہماری جو ہے وہ تمام وسائل موجود ہیں، ہم ان کی ہر ممکن امداد کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں. عطا اللہ تارڑ نے کل ایک انٹرویو میں اپنے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی. تو یہ تو کوارڈینیشن ہونا چاہیے نا بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر سے بہتر تو کوئی یونین کونسل کا ناظم ہوتا ہے کہ اس کی بھی بات سنی جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب 3 دنوں سے بار 4 دنوں سے کہہ رہے ہیں، عطا تاڑر بھی کہہ رہے ہیں اور سارے وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. دیکھیں، آپ خود میڈیا سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہیں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ ایک چیز بھی دیکھیے وفاقی حکومت کے لوگ پہنچے ہوں یا کام کر. بے شک پاک فوج ہمارے ساتھ ہے، پاک فوج ہماری مدد کر رہی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن وفاقی ادارے کہاں ہیں؟ اگر یہ کام کر رہے ہوتے فیلڈ میں تو یہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تباہی مچائی ہوتی. ابھی تک یہ بار پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی این ڈی ایم اے کا دورہ پرائم منسٹر کرتا ہے، کبھی کہاں کا کرتا ہے، کبھی کہاں کا. تو دوروں سے کیا ہوتا ہے؟ دوروں سے کچھ بن رہا ہے؟ یہاں کے لوگ مر رہے ہیں روزانہ کی سینکڑوں کی تعداد میں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، نکال رہے ہیں. میں اس وقت خود اس علاقوں میں موجود ہوں، ہم پوری حکومت کے وسائل پر اوقات لاتے ہوئے یہاں پر کام کر رہے ہیں. دوسری جانب سی ایم صاحب پھر کیا کہیں گے؟ ان کی مدد کیا منتظر رہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ راشن کا پیک لائیں گے اور فوٹو سیشن کریں گے؟ انہوں نے 3 ٹرک بھیجے، پی ڈی ایم اے کے آفس میں اتارے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزراء آئیں گے، وہ تقسیم کریں گے. کیا خیبر پختونخوا کی عوام اتنی بھوکی ہے کہ ان سے راشن لے گی؟ ہمیں مشکل کے وقت یہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بعد میں راشن کے
पे लाएंगे। ये राशन भी अपने पास रखें, अगर इनको जरूरत है तो हम अपना राशन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इनको देगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको राशन दे। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया है और सरप्लस बजट की वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा की पूरी अवाम को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुगल साहब यानी आप तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि अब तक आपको इतनी बड़ी तबाही हो जाने के बावजूद वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद, किसी किस्म का कोई सहूलत, किसी किस्म की कोई मदद जो है वो नहीं आई है। आप ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहे हैं। देखें हमारी यहाँ पर एक अवामी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और हम लोगों की तरह एसी के कमरों में बैठकर हुकूमतें नहीं चला रहे हैं। हम ऑन ग्राउंड हैं, तमाम तर इलाकों में हम फील्ड में हैं, और साथ साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद पिछले 3 रोज से इलाकों में फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, काम देख रहे हैं। मैं खुद मैं इस वक्त का ये काम है लेकिन सूबाई हुकूमत का रिस्पॉन्स टाइम क्या था वो हम सबके सामने है। लेकिन इस सबके बावजूद आते हो यानी वफाकी हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, हो रही है जरूर क्रिटिसिज्म हो रही है। चले शेरज़ादा जो है सीनियर सहाफी वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, बड़े बाखबर रहते हैं और इस वक्त उस इलाके में मौजूद है, उस जिले में मौजूद है यानी जिला बुनीर में, कि जहां पे सबसे ज्यादा तबाही हुई। शेर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और ये वो जिला बुनीर से जो है वो बैरिस्टर गौहर मुंतखब है और सबसे ज्यादा तबाही इस इलाके में हुई है। क्या कि यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी, जो कि हम देख रहे थे कि पिछले 15 सालों से तो वहाँ पीटीआई की हुकूमत है कि मुस्तकिल बढ़ती ही जा रही है, क्या इस बारे में लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं दी गई थी कि इतनी बड़ी तबाही हो गई? जो दरिया के किनारे जो होटल्स हैं या जो लोगों के घर हैं, उनको कोई जब अलर्ट जारी कर दिया गया था तो उनको क्यों जो है किसी हिफाजती इकदाम नहीं अपनाए गए, उनको मुंतकिल नहीं किया गया और फिर इतनी बड़ी तबाही हो गई? बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि अगर आप स्वात और बुनेर का मुआवजा करें तो बुनेर में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, और वजह यह है कि वहाँ कोई मतलब मैंने यहाँ पर मालूमात की तो वहाँ पर किसी ने मतलब पहले से अलर्ट जारी नहीं हुआ था। स्वात में ये खुशकिस्मती थी हमारे, फिर भी 20 के करीब अपराध जो है ना वो शहीद हो गए हैं और वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये पहले से इत्तला दी गई थी, इस वजह से ये जो कैजुअल्टीज है, ये जो शहादतों की तादाद है ये कम है। और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से मैं आपको बता दूं, और जहां तक आपने इंक्रोचमेंट की बात की कि लोग दरिया के किनारे जो आबादियां हैं, आप यकीन माने इस नदी से तकरीबन 1000 फीट दूर वहां पर पानी गया हुआ है। यानी नदी कहाँ है और नदी से 1000 फीट दूर आप कहाँ है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये क्लाउड ब्रस्ट था और इसका मुकाबला करना किसी भी की बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम जिस तरह दरख्तों को काट रहे हैं, कंक्रीट की एक फर्श हम डाल रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, तो ये इसका नतीजा है कि इस किस्म के, और ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है ये दोनों जिलों के दरमियान हुआ है। यानी बुनेर भी इस तरफ मुतासिर किया, उस तरफ स्वात को मुतासिर किया। तो ये मैंने यहाँ पर मुकामी लोगों से बात की और मैंने खुद भी देखा है, स्वात की तारीख में इतनी बड़ी सैलाब, इतनी बड़ा रेला कभी नहीं मतलब देखा। ये बहुत ही खतरनाक था और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था। लोगों को मौका सिर्फ इतना मिला कि पहले से तकरीबन कोई 10 मिनट या 15 मिनट पहले इनको बता दिया गया कि खाली कर दो अपने मकानात को। और ये तो अभी जो लोगों को मसला है वो ये है कि रेत
लोगों के घरों में 10-10 फीट 12-12 फीट रेत पड़े हैं। और कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दौरे स्वात के मौके पर मैंने इनको ये क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप किसी के साथ हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को खाने पीने की या राशन की जरूरत नहीं है, आप इनको बहाल कर दे, इनके घरों को जो है ना खाली कर दे। दिगर NGOs, पुलिस, दिगर जो मतलब फलाही इदारे हैं, इन लोगों को चाहिए कि इनके घरों को रेत से जो है ना वो खाली कर दे, क्योंकि ये एक बंदे के 2 बंदे के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलात इन लोगों को ये है कि इनकी दुकानों को कारोबार बहाल हो जाए, मकानात खाली हो जाए, ताकि अपने घरों को वापस आ जाए और अपने घरों में रहे तो मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये यहाँ पर ये है कि अभी आज भी यहाँ पर एक अलर्ट जारी हुआ और वाकई मतलब बारिश जो है ना वो शुरू हुई और जहाँ ये जो मिंगवरा जो नदी है जिसको जो खर कहते हैं, यहाँ पर बाकायदा तौर पर सैलाब आया रेला, लेकिन अल्लाह का शुक्र था वो महदूद था, इसने कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं किया। लेकिन इमदादी का रवैया सुसरवी का शिकार है। गवर्नमेंट के जिम्मे में जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो साफ करने में अभी भी मतलब यहाँ पर एक्सीवेटर कम है, ट्रैक्टर कम है, बुलडोजर कम है। ये जरूरी है कि यहाँ पर जो सरकारी सड़कें हैं, गलियां है, वो साफ करे। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है शरीन, आप इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक हर पूरे इसकी ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने जिले हैं जिनमें तबाही हुई, इनकी डायनामिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको लगता है कि इस वक्त हमें वो बल्दियाती निजाम की बड़ी कमी महसूस हो रही है? बल्दियाती निजाम ना होने की वजह से लोगों को वो अवेयरनेस उस ग्राउंड लेवल पे नहीं मिल सकी जिस पे होनी चाहिए थी। जाहिर है गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि हर दूर दराज के इलाके में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लोगों को दे। तो ये बेसिकली तो ये बल्दियाती जो गवर्नमेंट होती है, बल्दियाती सिस्टम होता है, ये उसका काम होता है। ऐसा है कि यहाँ पर तो बल्दियाती निज़ाम फाल है, लेकिन मतलब मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर मेयर, चेयरमैन सब मौजूद है, लेकिन यह है कि अनएक्टिव है। अगर वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और आवाम की जो मतलब मौजूदा, चूँकि हमारी सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो अक्सर हमारे जितने भी नाज़िमीन है या जो मेयर है या जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता। तो इस हवाले से इनकी जो शिकायत है अगर वो दूर किया जाए और उसको फाल कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि वो मतलब ऑन बोर्ड हो, वो फैसला साजी में यानी जो लोकल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस लिहाज से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कमी है। लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है, उन्होंने PTI की या दीगर जो पार्टियों के चेयरमैन है या जो भी नाजिम है उन्होंने अपने इलाकों में काम किया है, अपने लोगों को बाखबर रखा, अपने लोगों के लिए मतलब इमदाद जो भी चीजें हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज कम हुई है और अल्लाह का शुक्र है। फिर भी 20 बहुत ज्यादा तादाद है, 20 बहुत ज्यादा तादाद है, लेकिन बुनेर में जिस तरह हुआ है तो कोई कहते हैं 270 है, कोई 400 कहते हैं, कोई 600 कहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिसिंग है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं हुआ। हाँ, माली तौर पर हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। आप यकीन माने एक एक दुकान, एक एक मोबाइल की मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, बहुत ज्यादा। मिंगवरा शहर आपको पता है मलकन डिवीजन का दारुल खिलाफा है और फिर स्वात का भी दारुल खिलाफा है, तो वो सारे मलकन डिवीजन का इन्हिसार मिंगवरा शहर पर है। यहाँ बिजनेस के बहुत बड़े बड़े मतलब कारोबार होते हैं, तो बहुत ज्यादा ताजरों को नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि PTI गवर्नमेंट इस सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करेगी और इन मुतासिरीन की मदद करेंगे, चाहे वो ताजर हो, चाहे इनका घर मकान तबाह हुआ है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो वादा किया है कि मैं जितने भी हमारे लोग मुतासिर है हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, इनको मदद करेंगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो और हमारे लोग फैसिलिटेट हो जाए। लेकिन फौरी जो जरूरत है, इनके घरों को रेत साफ करना है। 10 फीट, 15 फीट, 12 फीट, 8 फीट रेत पड़ी है, इसको निकालना घरों से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। एक बंदे के बस की बात नहीं है, 2 बंदों के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पश्तो में इसको कहते हैं अशर की जरूरत है। शरीन, मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका दे दें। अभी फरहाद मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन
آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ کہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ اچھا کام کرے، وہ اچھا کام کر رہی ہے، مگر کیا اب دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دور دراز پہاڑی علاقوں میں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہ کوئی پبلک سروس میسیجز یا پبلک اویئرنیس پروگرام کو جو ہے وہ حکومت کو نہیں متعارف کروانا چاہیے تھا، شروع کروانا چاہیے تھا. ابھی ہم آگے کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ 3-4 اور خطرناک قسم کے اسپیل آ رہے ہیں جس میں کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح گلیشیئر جو ہے پھٹ سکتے ہیں، پگھل سکتے ہیں، جس سے ایک بڑی اس طرح کی سچویشن دوبارہ آ سکتی ہے. تو اب آگے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ شیرین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ مجھ سے پوچھ، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی شیرین میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ اب آگے بھی 3-4 اسپیل آ رہے ہیں. اب جو تباہی ہونی تھی وہ تو سب ہم نے دیکھ لی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا حکومت کس طرح کمپنسیٹ کرتی ہے. جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں اب آگے بھی 1-2 اس طرح کے بڑے اسپیل آنے ہیں. محکمہ موسمیات نے الرٹ بلکہ ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ اب آگے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے؟ اچھا ایسا ہے کہ اس طرح تو کوئی مطلب نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس ایسے کوئی اقدامات ہو یا ایسے کوئی بات ہو. ہاں یہ ہے کہ مطلب بعض جگہوں پر گلاف 2 جو ایک پروگرام ہے یو ایس ایڈ کے تحت، وہ ارلی فلڈ جو وارننگ ہے وہ سسٹم انہوں نے لگائی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات نہ کیے گئے، دیکھو آپ کے پہاڑوں پر، یعنی آپ مہوڈن جھیل چلے جائے، آپ ملم جبا چلے جائے، آپ کہیں بھی چلے جائے، پورا جنگل جو ہے نا کنکریٹ میں تبدیل کر دیا گیا. وہاں پہ بے دھڑک جو ہے نا وہ ہر کوئی جاتا ہے اور وہاں پر آبادی جو ہے نا بناتے ہیں اور بلڈنگیں کھڑے کر دیتے ہیں. تو یہ ہم قدرتی جو راستے ہوتے ہیں پانی کے وہ ہم روکتے ہیں، تو پھر خود بخود یہ تو عملی طور پر میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کو اور حکومت کو اور بین الاقوامی دنیا کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جو درخت کاٹتے ہیں لگاتے ہم کم ہیں اور کاٹتے بہت زیادہ ہے. اسی طرح آبادی جو ہے نا بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف جنگلوں میں کٹائی ہو رہی ہے، وہاں پر آبادی بھی جو ہے نا تعمیر کی جا رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا ہر آپ موسم دیکھیں، اگر گرمی کا موسم ہو تو اس میں بھی شدت، اگر سردی کا موسم ہو تو اس میں بھی شدت، اگر برف باری ہو تو اس میں بھی شدت، اگر بارش ہو تو اس میں بھی شدت. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ شدت میں سیلابیں ہوں گے، قدرتی آفات ہوں گے. دیکھو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت حکومت اس پر کارروائی کرے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دریا کی سوات کے کنارے انکروچمنٹ اور یہ چیز اس کے حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ریاست سوات کے دور سے یہاں پر ہوٹلز وغیرہ بحرین میں، کالام میں، یہاں تو کوئی زمین ہے ہی نہیں، یہاں تو دریا سوات کی کنارہ ہے اور یا سڑک ہے. تو یہاں پر پہلے اس طرح نہیں تھا، لیکن ہم نے کالام کو کنکریٹ میں تبدیل کر دیا، ہم نے مہوڈن جھیل کو، ہم نے ملم جبا کو کنکریٹ میں تبدیل کر دیا. کوئی روک تھام نہیں ہے، وہاں ہر کوئی جاتا ہے اور بلڈنگ بناتا ہے. اچھا میری بات سنیں کہ شہرین یہ سارا جو ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگلات کاٹ دیے گئے، آبادیاں ہو گئی، یہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا. وہاں پہ محکمہ جنگلات جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر سوال حکومت پر ہی آ جاتا ہے نا کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا اس ساری چیزوں سے. ایسا ہے نا کہ یہ تو حکومتوں کی غفلت ہے، نااہلی ہے. چاہے وہ جو بھی محکمہ ہے، محکمہ فارسٹ ہو یا جو بھی ہو، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے لوگوں کو تگڑا کرے، اس کے چھان بین کرے، کون کٹائی کرتا ہے، کہاں کٹائی ہو رہی ہے، کہاں بلڈنگ تعمیر ہو TMA ہے، یہاں جو مطلب لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کوئی مطلب روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے. اور یہ تو ان لوگوں کا مطلب خاص کر عمران خان کا تو یہ ویژن تھا کہ ہر جگہ ہم ٹری لگائیں گے، درخت لگائیں گے اور
मौसम को बेहतर करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि इस वक्त लीगल भी और इलीगल भी कटाई जो है ना वो जारी है, जंगलात जो है ना वो कट रहे हैं और आबादी जो है ना इसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमें अगर जरूरत है तो वो ये है कि आबादी को जो है ना यहाँ पर रोक देना चाहिए, मजीद दरख्त लगा देना चाहिए, और अगर आबादी हो भी हो तो वो मतलब मौसमियात के साथ जो लगते हो, मतलब क्लाइमेट के साथ बिल्कुल। और फराज मुगल आपका कि जो आप हमें बता रहे थे, मगर बात ये है कि जो बात थी वो गोल मोल हो गई। फिर बात आती है जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो वो भी शरीन ने भी कुछ खुल के हमें नहीं बताया, और जो तर्जुमान थे वो तो वही कह रहे थे जो हुकूमत कहेगी वो उनकी मजबूरी भी है। जब हर चीज में शिद्दत है तो हम ये देख रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, सर्दी में शिद्दत है, गर्मी में शिद्दत है, बर्फबारी में शिद्दत है, सैलाब में शिद्दत है। तो यहाँ पर एक जुमला मेरी तरफ से भी कि जो है वो बैड गवर्नेंस में भी बड़ी शिद्दत नजर आ रही है। बाकी फैसला आप लोगों पर। इसके साथ ही हम अब जा रहे हैं ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हाल ही में पुरइसरार जो मौत हुई है खावर हुसैन की, सहाफी हैं जिनका ताल्लुक है कराची से, उनके बारे में। कहीं जाइएगा, हमारे साथ। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था, मुझे नहीं पता था कभी के जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं खावर हुसैन की जो मौत है उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगी या मैं खावर हुसैन की मौत पे कुछ लिखूंगी। खावर से जो एक रिश्ता था रिपोर्टिंग के दौरान कराची में, वो एक बहुत पुराना रिश्ता था, और खावर हुसैन की अचानक मौत ने पहले तो यकीन नहीं आया, और इस तरह पुरइसरार मौत ने अचानक कई सवाल, जहां दिल को बहुत ज्यादा रंजीदा कर दिया है, कई दिलों को रंजीदा कर दिया, पूरी सहाफी बिरादरी को रंजीदा कर दिया है, वही कई सवालात भी जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो कुछ सामने आया है वो क्या है ये हम अभी जानेंगे। इस वक्त हमने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं, डॉन न्यूज से इनका ताल्लुक है, रेहान खान चिश्ती जनरल सेक्रेटरी हैं के यूजे दस्तूर के। रेहान, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, और इस वक्त आप सांगर में मौजूद हैं, और गालिबन से कुछ देर पहले खावर की जो है वो तस्लीम कर दी गई है। तो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या बात जो है वो सामने आ रही है, जो हालात हैं वो किस रुख पर जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किस रुख पर जा रहे हैं? बिल्कुल बेनजी, ये बात कहना कबल वक्त होगी कि ये मर्डर है या सुसाइड है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है और बहुत एहतियात से इसके अंदर जो है वो पुलिस काम कर रही है, बहुत मोहतात होकर काम कर रही है। ये खावर क्योंकि कराची के एक नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे, उनका सहाफियों में एक अच्छा सूख था, उनकी दोस्तियां लोगों के साथ बहुत अच्छी थी, और जिस तरह उनकी मौत की खबर सहाफियों को मिली है तो शुरू के चंद घंटों में तो सहाफियों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस तरह का कोई वाकया हो गया, पुरस्रार मौत खावर की हो गई है। काम जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, फिर पुलिस से राब्ता हुआ तो फिर पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर पुलिस ये शुबा जाहिर कर रही थी कि ये खुदकुशी का हो सकता है। ताहम उस वक्त भी पुलिस का ये कहना था कि इसकी मुख्तलिफ जावियों से जो है वो तहकीकात की जाएंगी। इस सारी सूरत हाल के बाद फिर एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई एडिशनल आईजी CTD आजाद खान की सरबराही में, जिसमें DIG जैस इरफान बलोच और SSP सांगड़ आबिद अली बलोच को रखा था। आज GIT की जो टीम थी उसने जाए वकुआ का दौरा भी किया, उसके साथ साथ जितनी भी महर्रिकात थे इस केस के हवाले से उनको जमा किया। फिर हमारी मुलाकात भी हुई एडिशनल IG जो इस कमेटी के सरबराह, उन्होंने बताया कि कोई भी बात कहना कबल वक्त होगी। इस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, और खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन बेस कर रही है वो जो डेटा है मोबाइल फोन का उसके ऊपर, साथ CCTV फुटेज और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के ऊपर बेस कर रही है। इब्तदाई तौर पर जो खावर का पोस्टमार्टम करवाया गया था सांगड़ में, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम जो है वो हैदराबाद के अंदर हुआ था। ताहम पुलिस इस केस को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, जिसके बाद जो गुज़िश्ता रात एक बोर्ड तश्कील दिया गया था, उस बोर्ड ने, पुलिस के बोर्ड ने जो है कमेटी ने जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला से दरखास्त की थी कि इस केस के हवाले से दोबारा
जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए। तो सूरताल को देखते हुए आज दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम जो है हैदराबाद के अस्पताल के अंदर किया गया है। तमाम तौर से सूरताल को जो पुलिस ने हमें बताया है कि सीसीटीवी फुटेज भी इस केस के अंदर पुलिस ने कुछ हासिल किया। इसके अलावा गाड़ी से खावर का एक मोबाइल फोन पुलिस को मिला है और पुलिस ये बता रही है कि मोबाइल फोन के अंदर 2 सिम गैस थे, ताहम एक सिम जो है वो बरामद हुई और एक सिम उसके अंदर मौजूद नहीं थी। जो सिम मौजूद नहीं थी उस सिम से भी खावर मुसलसल रास्ते में थे और इस हलाकत से चंद घंटों कबल भी वो उस सिम को इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस उस सिम की भी तलाश के अंदर है। ताहम इसके अंदर एक अहम बात जो अलीशा जी ने बताई कि जो कॉल डेटा है, जो रिकॉर्ड है पूरा कि खावर ने फोन पे किस किस से बात, कितनी देर बात की, वो सारा डेटा जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप के मैसेजेस थे उसके बारे में ये बताया गया है कि मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पे रीसेट था। वो व्हाट्सएप के मैसेजेस और जो डेटा था उसके अंदर से डिलीट हुआ है या उड़ाया गया है, उसको रिकवर करने के लिए सीटीडी से भी मदद जो है वो तलब की गई है। रेहान, ये बताइएगा कि आप और खावर एक ही इदारे में काम भी करते हैं गालबन, और आपका जाहिर है इतना आपका मेल जोल दोस्ती का भी एक रिश्ता है। क्या आपको कुछ इस तरह को कुछ ऐसा फील हुआ था कि वो किसी मुश्किल में है, किसी जहनी सदमे में है? क्योंकि बज़ाहिर तो चंद दिन पहले ही वो इस्लामाबाद आए थे और हमारी उनसे यहाँ पर पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी और एक वो लंबा टूर था, आपको पता होगा, लाहौर और इस्लामाबाद मरी का, जहाँ पे कराची से कुछ जर्नलिस्ट आए हुए थे। उस वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, बल्कि ये ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं, अभी 7, 8, 9, 10 अगस्त की ही बात है। बेनजीर, यही वो अहम वजह है और सवाल है जिसकी वजह से कराची समेत पूरे सिंध और पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि खावर जो है वो मुबैना तौर के ऊपर खुदकुशी कर सकता है। एक जिंदा दिल इंसान था, एक बेहतरीन सहाफ़ी था, जब भी मिलता था खुश दिली से मिलता था, गर्म जोशी से मिलता था, जिससे मिलता था मोहब्बत से मिलता था, और उसने कभी भी किसी दोस्त को कोई परेशानी या कोई प्रेशर या मेंटली स्ट्रेस कभी जो है उसने नहीं जो है इस तरह की कोई चीज का तस्करा किया। अभी हाल ही के अंदर एक हफ्ते कबल पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन और चंद सहाफ़ी जो है वो तफरीही दौरे के ऊपर मरी इस्लामाबाद गए थे, उसके अंदर भी जो है वो खावर मौजूद थे और एक बेहतरीन विजिट करने के बाद वो चंद रोज कबल भी कराची आए थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से तमाम सहाफ़ी परेशान भी है और वो हैरान भी है कि ये किस तरह ये वाकया पेश आया है। खावर क्योंकि खुदकुशी नहीं कर सकता, इसी की वजह से जो है सहाफ़ियों ने जो है आला हुकाम से भी राब्ता किया है, आला जो है वो हुकूमती अहदेदारों से भी राब्ता किया, और सहाफ़ी यही चाहते हैं कराची के और सिंध के ये जो वाकया हो, जो पुरअसरार मौत है जिसको हम जो है वो खुदकुशी अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे, इसकी जो है एक आज़ाद और जो है वो मेरिट के ऊपर इसकी तहकीकात की जाए, तमाम तर मुहर्रिकात को देखा जाए। आया कि अगर इसके अंदर कुछ परसेंट चांस जो है वो खुदकुशी का भी अगर है तो खुदकुशी के मुहर्रिकात भी हमारे सामने लाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान चिश्ती आपका कि आप हमें तफसीलन बता रहे थे खावर हुसैन के बारे में। और मैं अपने प्रोग्राम के हर वाइंड अप पे ये कहती हूँ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। वाकई आप अपने चाहने वालों का, अपने दोस्तों का, अपने कुलीग्स का ख्याल रखें और मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि कहीं वो किसी जहनी कर्ब से तो नहीं गुजर रहे, कहीं कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, कहीं वो किसी से बात करने के लिए तो नहीं तरस रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।